बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ये ना सिर्फ सनतों को खाम माल फराहम करती है बल्कि सैकड़ों अफराद का रोज़गार भी इसी से मुंसलिक है और बरामदात में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये शोबा अदम तवज्जुही का शिकार रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ ज़राई पैदावार में कमी हुई बल्कि मुल्की मईशत को भी नुकसान पहुँचा। मौजूदा हुकूमत ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ बना रही है और इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ किसान का इस्तेहसाल रोकने, आड़ती का किरदार कम करने, मंडियों तक आसान रसाई और बरामदात में इजाफे के लिए भी काम हो रहा है। और सबसे बढ़कर मयारी खाद, सीड और ज़राई अद्वियात की बरवक्त फराहमी और जालसाजी को कैसे रोका जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में एक स्पेशल गेस्ट को शामिल करने जा रहे हैं। फ़खर इमाम साहब फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। एक बहुत बड़े सियासतदान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े काश्तकार भी हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं बिकॉज़ ही हैज़ मास्टर्स डिग्री इन एग्रोनॉमी। और आज के प्रोग्राम में एक कंपैरेटिव एनालिसिस पेश किया जाएगा। डॉक्टर हसनैन जावेद भी इस पर रोशनी डालेंगे और फ़खर इमाम साहब भी इस पर अपनी राय का इजहार करेंगे। मसाइल पर तो बात होगी ही, लेकिन सॉल्यूशंस पर फोकस किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ज़राअत का शोबा जो है, हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ये 68% पर थे हम, लेकिन अब 19% इनडायरेक्टली और 18% डायरेक्टली पर हम आ चुके हैं। तनाज़ुली का शिकार हैं हम। हमारे कौम में 44% बच्चे जो हैं वो मैल नरिश्ड हैं और आपने इस पर बड़ा खूबसूरत एनालिसिस पिछले प्रोग्राम में पेश किया था। तो हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या लाहे अमल बना रहे हैं? सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच। टुडे आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हैव ऑनरेबल मिनिस्टर फ़खर इमाम साहब। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अपनी एक एरिया के मिनिस्टर हैं, बल्कि असल बात ये है कि वो एग्रीकल्चर को समझते हैं। राइट। और पिछला जो प्रोग्राम था, आज समझ लीजिए कि आज का प्रोग्राम उस पिछले प्रोग्राम का तसलसल के साथ उस हल को जो मैंने नहीं अभी फ़िलहाल तक कहा था, वो आज हम उसको डिस्कस करेंगे उनकी मौजूदगी में। तो पॉइंट ये है कि किसान के साथ ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान अजीब तर्ज पर चल पड़ा था। इस हुकूमत ने काफ़ी हद तक संभाला दिया। इसका आना लोगों के लिए, काश्तकारों के लिए, ज़राअत के लिए खुशाइंद बात हो सकती है, जो होनी चाहिए। लेकिन हम 68% से गिरते हुए आज हम 19% और 18% के इनडायरेक्ट जो परसेंटेजेस की तरफ हम आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं कि आप ये देखें कि हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अब आकर बन रही है। और उसमें अगर देखें कि 2019 और 2020 में गंदम की पैदावार का टारगेट जो हमें दिया गया था 27 मिलियन टन था, जो हम नहीं कर सके। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जो हम अगर बाकी जो चीज़ें हैं, क्या हम चावल, गन्ना, कॉटन, मकई, मूंग की, माश की, बाजरा, जौ और इन सारों के अंदर यानी खरीफ और रबी की फसल के अंदर जो दो तरह की हमारे पास आती हैं, क्या इनके अंदर हम अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं रखते? मैं बिल्कुल इसको कतन मानने को फिलहाल तैयार नहीं हूँ। आगे हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि ये क्या मामला बना है, लेकिन मैं ये देखना भी चाहता हूँ कि एक नई चीज़ आई है, एक नए अज़म के साथ आई है, एक तब्दीली आई है। उसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक और मामला भी हुआ कि एक फेडरल मिनिस्टर और उसके बाद फेडरल के बाद प्रोविंशियल आ गई। 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन ज़राई इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिससे 300 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई हुकूमतों को 35 से 38% अदा करने होंगे, बाकी रकम जो है वो वफाक अदा करेगी। आगे मैं बताऊंगा कि केपीके ने इसके अंदर थोड़ी सी लीड ली है। पंजाब का क्या हालात हैं और बाकी क्या हालात हैं, जो है वो 5 साल से है। एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि इसके बाद आप सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कीजिए कि सर बात सवाल ये है कि हमारे पास चावल है, गन्ना है, और हमारे साथ गन्ने के मामले के अंदर बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मैं इनको एक और एप्रिसिएशन देना चाहता हूं कि ये वाहिद वो जो काश्तकार हैं जिन्होंने पूरा फेज को गुजारा। सारे के सारे जो काश्तकार मैक्सिमम लोग जो थे वो गन्ने की काश्त के ऊपर लग गए, लेकिन अब इन्होंने अपनी कॉटन बेल्ट को नुकसान देने के बजाय अगर मुनाफा चाहते तो फ़खर इमाम साहब भी ले सकते थे। अब मैं अंदर की बात ये पूछना चाहता हूं कि मामला क्या है
کہ کیا جو ہم واقعی ہی اس معاملے کے اندر کیا ہم اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے، واقعی ہم فوڈ نرش نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو ایسے کوئی مسائل ہیں نہیں، لیکن ہماری چینی کہاں جا رہی ہے، ہمارا گنا کہاں جا رہا ہے، اس سے ایتھنال نہیں بن رہا، ہمارے پاس سی پیک ہے، ہم چائنا کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں اور چائنا کے ساتھ معاہدے ہو کر ایگریکلچر میکنائزیشن کی ڈیلز بن سکتی ہیں، چائنا کے پورے صوبے جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہیں، ہمارے بنیادی مسائل ہیں کیا 80 اس ٹائم پر اخبارات میں مکمل طور پہ چھپ چکا اور وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ سٹینڈ لینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں یا باہر سے ہیں، 81 شوگر ملز نکلی ہیں جس کے اندر 646 بلین کا بہت بڑا منافع آیا ہے، پوچھا جا رہا ہے اور ایف بی آر کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے یہ اتنا بڑا جو ہے کپاس کا جو مافیا ہے یہ کہاں سے اپیئر ہوا، اس کے بارے میں سوال کیجیے۔ جی فخر امام صاحب آپ بتائیے گا ہمیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسئلہ کہاں پر ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے یا کلیمٹی ہے، اور موجودہ حکومت تو اس پر کام کر رہی ہے لیکن گزشتہ حکومتوں نے اس کو اتنا نیگلیکٹ کیوں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے انٹروڈکٹری ریمارکس میں فرمایا کہ یہ ہمارا ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اور 18-19% ڈائریکٹلی جی ڈی پی کا حصہ ہیں، انڈائریکٹلی 18-19% ہیں، اور جو ہماری لوگوں کی لیبر فورس ہے اس میں بھی تقریباً 40% جو ہے وہ زرعی پیشہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسپورٹ ہے پاکستان کی اس میں تقریباً 75% کا دار و مدار بھی زراعت ہی پر ہے، جس میں کپاس کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ پر دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی کہ ہمارا جو ٹوٹل پکچر ہے پاکستان کے فصلوں کی کراپس کی، وہ ہمارے 5 میجر کراپس ہیں: گندم، دھان، کپاس، گنا اور مکئی۔ ربی کراپ ان میں گندم ہے، اور پچھلے سال جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ٹارگٹ 27 ملین ٹن تھا، ہماری پیداوار 25.25 ملین ٹن ہے، ہم ابتدائی مراحل سے تقریباً 17 لاکھ ٹن تو ویسے ہی ہم شارٹ تھے، اور پھر وہ بدقسمتی سے جو ہماری پچھلے سال قیمت تھی جو کاشتکار کو ملی، جو حکومت نے جس وقت سوئنگ پیریڈ تھا 2019 کا اس میں فکس کی تھی، وہ 1400 روپے تھی، پہلے 1360 تھی، اس کو بڑھا کر 1400 کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جیسے ہی ہماری برداشت شروع ہوئی، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ قیمتیں چڑھ گئی تھیں گندم کی زیادہ، تو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں ایکسپلائٹ کیا اور وہ پھر مارکیٹ میں قیمتوں کو بڑھا دیا گیا، کاشتکار نے 1400 روپے من پہ دی، اور بعد میں پھر یہ 1800، 1900، 2000 روپے من، اور ہماری جو وہ کمی تھی حکومت نے میں سمجھتا ہوں بر وقت فیصلہ کیا کہ ہم اس کی درآمد کریں گے، امپورٹ کریں گے، اور امپورٹ بڑے سالوں کے بعد ہم نے کی، اور ہم نے تقریباً 36 لاکھ ٹن کے قریب کی، جس میں سے 14 لاکھ ٹن پرائیویٹ سیکٹر نے کی اور 22 لاکھ ٹن حکومت پاکستان نے کی، تو وہ گیپ تو پورا ہو گیا، اور کمی نہیں تھی گندم کی، کمی تو جو تھی اس کو برج کر دیا اس امپورٹ نے، پر وہ ایک سائیکولوجیکل لوگوں کو پتا تھا اور عملی طور بھی پتا تھا کہ اگر افغانستان میں گندم چلی جائے تو وہاں جو ہمارے ہاں 1400 پہ خریدی گئی تھی، اور اس کے اگر باقی انسیڈنٹلز بھی آپ ڈال لیں تو ان کو جو منافع تھا وہ بہت زیادہ مل رہا تھا، 500 سے 600 روپے 40 kg من کے اوپر، تو اس لیے کچھ لوگوں نے میرا خیال میں اس سوچ کے ساتھ، اور پھر شہروں میں بھی بڑھ گیا، اس کے باوجود کہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ حکومت وقت نے، اور خاص طور حکومت پنجاب نے 7 جولائی سے عام آدمی کو کہ جس کے لیے روزی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے پہلے کہا سٹنٹڈ گروتھ ہمارے بچوں میں بھی ہے، اور نیوٹریشن ایک بہت بڑا پہلو ہے انسان کے صحت کے لیے، تو پہلے ہی دن سے اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ یہاں ایک قسم کا لوگوں نے کاروباری فائدہ اٹھایا ہے اس کا، تو 7 جو کہ نارملی اکتوبر میں ریلیز ہوتی ہے گندم کی، اور پنجاب نے
तकरीबन 40-41 लाख टन खरीदारी की। ऐसे ही है सर। हमारे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे पास्को ने तकरीबन 10-11 लाख टन की और सिंध के गवर्नमेंट ने तकरीबन 12-12.5 लाख की। और उससे एक साल पहले सिंध की हुकूमत ने 1 टन भी नहीं खरीदी थी, जबकि क्राइसिस खड़ा हो गया था 2019 में दिसंबर में, जब कीमतें 1400 से बढ़कर 1900-2000 तक चली गई थी। Exactly. तो उसको देखते हुए हुकूमत ने फिर ये फैसला किया कि हमें इम्पोर्ट बर वक्त करनी चाहिए। और सितंबर में बाहर से गंदम आनी शुरू हो गई थी। पहले तो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में आई और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने भी अब तक 22 लाख टन आ चुकी है। और कहीं से भी आवाज़ नहीं उठ रही कि कमी है गंदम की, क्योंकि फिर पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिलीजेस की 7 जुलाई से लेकर पहले 17,500 टन करते थे, 25 दिन महीने में वो रिलीज करते हैं। हुकूमत सिंध ने 18 अक्टूबर को आके रिलीज की, क्योंकि उनकी जो कमी थी वो कुछ इंपोर्ट पे हो गई और कुछ वैसे उन्होंने बाजार से लोगों ने ख़रीदी और ज़्यादा कीमत पे। पंजाब की जो हमारी आवाम है उसको जब ये रिलीज़ दी गई तो 40 से 50% लोगों को तो ये सब्सिडाइज रेट पे मिलती रही, और वो आज तक सब्सिडी चल रही है पंजाब की। तकरीबन उन्होंने 80 अरब रुपए की पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी। और यही कैफियत हमारी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की रही कि उन्होंने भी अगस्त में ये सब्सिडी शुरू कर दी और वो आज तक सब्सिडी देते आ रहे हैं। Exactly. तो मकसद ये मेरा कहने का है कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था कि कमी नहीं होने दी, और उसकी 2 वजूहात थी। एक के आम आदमी के लिए जो हुकूमत ने ज़ख़ीरा किया था, इसका एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखा हुआ था, उसी में से आम आदमी को रिलीज शुरू से ही 3 माह पहले देनी शुरू कर दी। पर वावेला तो चलता रहा कि नहीं जी ये हो रहा है, फलां हो रहा है। पर जैसे मैंने कहा, कहीं भी कमी या शॉर्टेज नहीं हुई, कीमतें बढ़ गई। और उसकी बढ़ने की एक ही वजह थी कि इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा थी। फिर जब वक्त आया कि नया फसल आना था, और उस वक़्त हमने हुकूमत के सामने जो अपना हमारी वजारत की तरफ से तजवीज़ दी कि इस दफ़ा 1750 रुपए पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाए। हमने मूव की थी समरी ECC में शुरू में ही आके अक्टूबर में, क्योंकि वक्त तब होता है जब काश्त का वक्त हो। एक असूल होता है लॉ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के, आप उस वक्त कीमत फिक्स करते हैं जिस वक्त काश्त का वक्त हो, सोइंग टाइम हो, क्योंकि वो उस वक्त फिर प्लान कर लेता है काश्तकार कि मैंने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। बहरहाल हम उसमें कामयाब नहीं हुए और 1600 रुपये फिक्स हुई कीमत। ठीक। फिर ये हुआ कि बाद में हुकूमत सिंध ने, जब हुकूमत पाकिस्तान ने फिक्स कर दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्होंने 2000 अनाउंस कर दी बाद में। और फिर एक कंसेंसस पंजाब का, पहले पंजाब ने 1600 की तजवीज़ पेश की थी, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं इसको 1800 पे किया जाए। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में ये फ़ैसला चंद हफ्ते पहले हमने किया कि इसको 1800 पे हम ले आते हैं। और उसके वजह से आज प्रोक्योरमेंट, क्योंकि पंजाब ने ये देखा कि अगर सिंध इतनी ज़्यादा कीमत दे रहा है तो कोई इसमें कहीं कशमकश ना पैदा हो जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए जब 1800 रुपये पर 40 kg इसको फिक्स किया गया है, तो अब प्रोक्योरमेंट शुरू होने वाली है, या सिंध में तो शायद हो भी गई है। Exactly. और टारगेट्स जो इस दफ़ा रखे गए हैं वो तकरीबन 63 लाख टन है, जिसमें से पंजाब की 35 लाख टन मिनिमम होगी। अच्छा। और सिंध ने जो अपना टारगेट रखा है वो 1.4 मिलियन टन, पास्को का तकरीबन 1.2 मिलियन टन, और KP और बलूचिस्तान का मिला के 0.2 मिलियन टन का टारगेट दिया गया। पिछले साल भी तकरीबन 65-66 लाख टन की खरीदारी हुई थी। टारगेट पिछले साल 82 लाख टन था, वो पूरा नहीं हुआ। और उसको मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा हमारा ख्याल ये है कि जो इस मरतबा हमारा टारगेट था 27 मिलियन टन का, उसमें पिछले साल 25.25 मिलियन टन थी। हमारा अपना एस्टिमेट है कि ये इंशाल्लाह 26.25 मिलियन, यानी कि 10 लाख टन इजाफी गंदम होगी। इसके बावजूद कि आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कुछ बारिशें भी हुई हैं, कहीं कहीं हेल स्टॉर्म भी आया, बर्फबारी भी हुई है, पर उसके बावजूद जो हमने असेस किया था कि हमारा जो गंदम का इस दफ़ा क्रॉप है और अब आना शुरू हो गया, और अगले 5-6 हफ्ते में हमें एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आ जाएगा।
अच्छा सर, मैं यहाँ से एक और बात करना चाहता हूँ। हमने ये सोचा, हमने पूरा 16 महीने की प्लानिंग कर ली है, और हमारी जो खरीदारी होगी वो तकरीबन 65 लाख टन की होगी, पर हमें 30 लाख टन 3 मिलियन टन इंपोर्ट भी करनी होगी, और हमने बुक भी कर लिया हुकूमत पाकिस्तान ने, और उसका टेंडर भी एक्सेप्ट हो चुका है। 3 लाख टन हमें अगस्त में खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी गई। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया है इस प्रॉब्लम को, और आवाम को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होने दिया गया। जी डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे थे कुछ इस मुतालिक? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैं बिल्कुल आपसे जब गुफ्तगू हुई और मैंने आपकी मिनिस्ट्री के अंदर देखा और पूरे अदाद शुमार देखे, तो मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि 2016 तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कहीं कमी तो नहीं देखी जाती और हर चीज़ हमारे पास एक्सेस में है। आपने ये भी देखा होगा और आप ये जानते होंगे, और मैंने अभी आपके 16 जो महीने के अरसे में जो देखा है और अभी जो मेरे सामने डेटा आया, उसमें मैं देखता हूं कि आपने काफ़ी हद तक स्ट्रेटेजिक मूव्स की हैं। यानी रादर आपने ये नहीं किया कि आपने जो यानी फॉर एग्जांपल गन्ना या बाकी चीज़ों के अंदर जो सब्सिडीज़ वगैरह के बजाय आपने उन चीज़ों को दिया है जो लॉन्ग टर्म होगा और जो हमारी रिलेटेड इंडस्ट्री को भी फ़ायदा देगा। लेकिन ये कहाँ पे मसला आता है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि 2018-19 में मैं देखता हूँ तो सब माइनस में चलता है। यानी अगर आप कॉटन बेल्स को देखिए कि -17.5 पर चल रहा है, शुगर केन जो चल रहा था वो -19.4 पर चल रहा था, राइस -3.3 पर चल रहा था, जो मकई है वो 15.7 पर चल रही थी, गंदम जो है वो -2.9 पर जा रही थी। लेकिन अगर आपने 2019 में सर आपकी वजह से यकीनी तौर पर इसका मैं क्रेडिट डेफिनेट दूंगा, लेकिन आपने उसके माइनसेस को बेटर माइनसेस की तरफ लेके गए, जो कि बड़ी खास बात है। और मैंने ये सिर्फ ये नहीं देखा, ये तो आपका थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे वहां तक एक्सेस भी दी और मैंने इसको देखा भी कि आपने ये नहीं आप जो 2019-20 अगर आप जाते हैं तो -6.9 पर आ गए। अब फिर आपने इसको मजीद लोअर डाउन किया और इसको बेटर माइनसेस की तरफ -0.4 पर आ गए। राइस आपका 2.9 पर आ गया, जबकि इससे पहले जो थे वो माइनसेस पे आप थे -3.3, यानी आप दोबारा से प्लस में आ गए। फिर इसके बाद आपका जो मकई है वो 6.2 पे, तो जिससे पहले इसका इशारिया और था, और अब वीट में आप 2.2 पर आ गए। हमारे पास सर चीनी की पर अगर हम बात करें, जो एक बहुत बड़ी गेम खेली गई इसके अंदर, इसके बारे में जरा थोड़ा रोशनी, मुझे पता है कि आप बड़ी हलीम तबीयत के हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि ये किसने कॉटन बेल्ट के साथ खिलवाड़ किया और किसने ये खेल खेला, कपास को क्यों काश नहीं करने दिया, और गन्ने की हमारी एक्सेस है और अभी भी जो गन्ना जो किसान लेकर बैठा हुआ है वो जाया होता है, और 2 महीने तक उसको लेट किया गया और उसके जो भी मेट्रिक टन उससे तय किया गया था वो 3000 था, उसकी आड़ती ने यानी जो मिडल मैन ने उसकी कीमत को बढ़ा के 6000 और फिर 7000 कंज्यूमर एंड तक कर दिया। ये जो मामलात होते रहे, और फिर अब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कुछ हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते फिलहाल के लिए, इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान खुद इसको टेकअप कर रहे हैं और आप उनके साथ मुसलसल इसके अंदर सर जोड़कर बैठे हैं, तो ये रिबेट वाला मसला भी शुरू कर दिया कि वो रिबेट मांगते हैं, अदरवाइज आपका गन्ना जाया हो जाएगा, और वो आपको थ्रेट करते हैं कि या तो गन्ना जाया करवा लो या इसकी प्रोडक्शन कर लो, हमारे पास तो एक्सेस पड़ी है। जब हमारे पास सर एक्सेस भी पड़ी है और हमें फिर भी इंपोर्ट करनी है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इस पर काइंडली रोशनी डालिए। देखिए जी, गन्ने की जो इंडस्ट्री है इसकी एक तवील तारीख़ है, उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा, पर जो पहले आपने अदाद शुमार कहे थोड़ा सा मैं उसमें वजाहत कर दूँ कि हमारी जो ये गंदम की इंशाल्लाह पैदावार होगी 26.25 मिलियन टन, ये हमारा सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन फिगर होगा। इसके साथ हमारी इस साल की जो खरीफ की क्रॉप थी धान की, वो 81 लाख टन 8.1 मिलियन टन हुई है, वो पाकिस्तान की रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। अच्छा। और जो हमारी मकई की प्रोडक्शन थी 76 लाख 7.4 मिलियन टन, वो भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। एक्सीलेंट। तो इस मरतबा हमने 2 रिकॉर्ड प्रोडक्शन ये फसल लिए। गन्ने की जो प्रोडक्शन हुई है वो तकरीबन 54-55 मिलियन टन शुगर केन की मैं बात कर रहा हूँ, और टनेज में तो मेरे ख्याल में 5.4 मिलियन टन उससे जो चीनी एक्सट्रैक्ट की गई है।
آپ کا جو سوال ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم ایک سوال ہے کہ ہماری جو شوگر انڈسٹری ہے اس نے کچھ سکویز کیا ہے، انکروچ کیا ہے یا کم کیا ہے کاٹن پروڈکشن کو. کچھ حد تک بالکل آپ کی بات درست ہے، اور یہ پالیسی فریم ورک جو چلا آ رہا ہے چند سالوں سے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. اور ایک دوسری جو مین وجہ رہی، اور اس کی آپ کو تقریباً 18-20 سال پہلے جانا پڑے گا کہ جب ان لوگوں کے پاس یہ جو ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے ہماری یہ اپ گریڈ کیا گیا تھا، جی ایم او ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں، اس میں 1 یا 2 کمپنیز تھی دنیا میں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی، اور لوگوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ بیسس پہ، چائنا اس میں بشمول چین کے، ہندوستان کے، انڈیا کے، آسٹریلیا کے، ٹرکی کے تمام سینٹرل ایشین سٹیٹس نے یہ ان کے ساتھ معاہدے کیے. حالانکہ پاکستان چوتھا بڑا ملک تھا، ہم نے معاہدہ نہیں کیا جو بھی وجوہات تھی، اور وہ معاہدہ آج تک بھی ہم نہیں کر پائے. دوسرے ممالک نے اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا، اور وہ جیو میں ٹیکنالوجی کو اپنا کر وہ اپنی پیداوار کو اوپر لیتے گئے. سر اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ وہ ہمارے سے ایک وقت یہ تھا، میں آپ کو فگر دیتا ہوں، 1991 میں پاکستان کی پروڈکشن 12.8 ملین بیل تھی، 1 کروڑ 28 لاکھ بیل. انڈیا کی پروڈکشن 1 کروڑ 10 لاکھ بیل تھی. 1 کروڑ 10 لاکھ تھی. جی ایم او ٹیکنالوجی کی وجہ سے انڈیا کی پروڈکشن جو ہے وہ 30 سے 35 لاکھ بیل تک چلی گئی. چائنا نے جب وہ اپنایا، اس کی بھی 32 اور 40 لاکھ بیل کے درمیان پیداوار ہو گئی. امریکہ تو پہلی اڈیپٹ کیا ہوا تھا، اس کی 18 سے 21 ملین بیل تھی. یہ میجر پروڈیوسرز ہیں دنیا کے. اس کے بعد پاکستان تھا، ہماری کبھی اوپر جاتی تھی کبھی نیچے آتی تھی، کہ ہمارے پاس وہ کنسسٹنسی نہیں تھی، تسلسل نہیں تھا، کیونکہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو ایک سائنٹیفک طریقے سے نہیں اپنایا. کچھ لوگ یہ جی ایم او ٹیکنالوجی ویسے انفارملی لے آئے تھے، کانٹریکٹ میں ہم نہیں لا سکے، اور اس لیے یہاں ان کے پیچھے جو بہت بڑی ریسرچ کی گئی تھی، اس تسلسل کا ہمیں فائدہ نہیں ہم پا سکے. آج بھی وہی کیفیت ہے. بہرحال ہماری کیونکہ اس دفعہ پروڈکشن جو ہے کپاس کی وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ تھا کہ ہم کیونکہ منیمم سپورٹ پرائس نہیں دیتے، ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا. ایک زمانے میں ہم دیتے تھے 1990s میں، پھر اس کے بعد ہم یہ آگے یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں نہیں جی مارکیٹ اکانومی کے تحت ہونا چاہیے، اوپن مارکیٹ ہونی چاہیے. انڈیا نے اس کے برعکس 27 سے 34 کراپس کو منیمم سپورٹ پرائس دی، اور وہ ایک مین وجہ تھی کہ انڈیا کے کاشتکار جو تھے ان کو جب یہ سہولت فراہم ہوتی تھی تو ان کو گارنٹی کیا جاتا تھا کہ ان کو ایک جائز منافع دیا جائے گا. ہمارے ہاں ہم نے اس کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑا، اور پھر اس کے ہمیں نتائج بھی حاصل کیے. گندم میں ہم نے گنجم ہمارا کیونکہ اسٹریٹجک کراپ ہے، اس میں ہمیشہ ہم منیمم سپورٹ پرائس دیتے رہے. اور جو آپ نے بات کی تھی کہ آج سے 5 سال پہلے ہم نے جب یہاں 1300 روپے ہم کاشتکار کو دیتے تھے تو انٹرنیشنل پرائس 1100 ہوتی تھی. اسی لیے یہاں وافر ہمارے پاس پڑی رہی. ہمارے پاس 4 سے 6 ملین ٹن گندم 2012 سے لے کر 2017 تک سالانہ پڑی رہتی تھی، اور وہ ہمارا کیری اوور سٹاک ہوتا تھا. یہ پچھلے سال پہلی مرتبہ تھا، اور مجھے 11 مہینے ہو گئے میں نے اس وزارت کا قلمدان سنبھالا ہے. پر اس میں جب ہم آئے ہیں تو ہم ایک کرائسس سچویشن میں آئے تھے، کیونکہ ہماری پیداوار جو تھی وہ ہمارے ڈیمانڈ کے مطابق نہیں تھی. اسی لیے فیصلہ یہ کیا گیا اس وقت کہ امپورٹ جتنی جلدی ہم کر سکے. اور اصولی جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر جیسے میں نے کہا کہ اس چیز سے ہم مشکل سے نکلے، پر ہم نکل آئے. اس سال ہم نے پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہے آتے ہی کراپ کے آنے سے پہلے کہ شارٹیج ہوگی، اور ابھی سے ہم فیصلہ ذہنی طور کیے ہوئے ہیں. اور اس میں سے 3 لاکھ میں سے آرڈر بھی کر دیا کہ جب پرائسز لو ہوں گی اگست میں ہم اس کو امپورٹ کریں گے. جہاں تک شوگر انڈسٹری کا تعلق ہے اس کے اوپر 2 بڑی تفصیلی رپورٹس آ چکی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں وہ میرے خیال میں ہماری منسٹری آف انڈسٹریز اس سے زیادہ ڈیل کرتی ہے. پر ایک بات میں صرف یہاں کہنا چاہوں گا کہ ایک وقت یہ تھا 1960 سے لے کر 1986-87 تک 26-27 سال
एक एग्रीकल्चरल कमीशन बना था 1960 में और उन्होंने एक फैसला किया था जो बरकरार 26-27 साल रहा कि पत्तों की से लेकर सादकाबाद रहीम यार खां तक कोई शुगर मिल नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये कपास के लिए बेहतरीन बेल्ट है। बदकिस्मती से वो फैसला तब्दील किया गया 86-87 में और फिर यहाँ बहुत सी शुगर मिल आ गई और फिर आप जानते हैं कि क्या हालात फिर पैदा हुए और आहिस्ता आहिस्ता कपास का जो इलाका था वो काफ़ी हद तक शुगर केन की तरफ और आजकल मकई की तरफ और कुछ इलाका धान की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। सर ये 18th अमेंडमेंट की वजह से मैं देख रहा हूँ आप बहुत स्ट्रेटेजिकली इस साइड पर आ रहे हैं और 11 महीने के अरसे के अंदर आपने अगेन आपका शुक्रिया कि जो एक्सेस आपने दिया और मैं समझ सका हूँ और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रहमत है कि आपने इस 11 महीने के अंदर स्ट्रेटेजिक टर्न को चेंज किया। नंबर्स के अंदर मेरे सामने इस वक्त बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन मैं उस नंबर्स की तरफ नहीं जाना चाहता जो कि बड़े बेहतरीन नंबर की तरफ आ रहे हैं, बेटर माइनसेस की तरफ आ रहे हैं, कई जगह हम प्लसेस में भी आ गए। अब पॉइंट ये है सर, ये जो कार्टेलाइजेशन और माफिया है इसका कितना हद तक, यानी पिछली हुकूमतें, पिछले दौरे हुकूमत ने जो करना था कर दिया। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया, कमर्शलाइजेशन को बढ़ाया, उन्होंने रॉ मटेरियल से बहुत सारा काम किया। गन्ने की फसल अगर बनाई भी तो मुझे ये बताइए सर कि इन्होंने इथेनॉल की तरफ नहीं गए, अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी की तरफ नहीं गए, आर्टिफिशियल उसके जो और मामला जात थे उसकी तरफ नहीं किए, ज़राअत के लिए कोई मामला ऐसे नहीं किए। इवन गंदम के लिए 8 से 10 साल पुराना बीज इस्तेमाल होता रहा जो एक्सपायरी डेट का भी था। और इसमें हम मजीद देखते हैं कि यानी उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं है। आपके 11 महीने के अंदर आपने इसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, खास तौर पे ज़राअत के अंदर। और अभी मैं जिस तरह अगर देखता हूं कि आने वाले 10 साल का आपने तखमीना भी बनाया कि 236 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे सूबा वाइज, यानी जो सूबों में करेंगे, और 62 अरब का फायदा होगा। यानी आपने प्रोजेक्टेड फोरकास्ट भी की है जो कि पहली दफा नजर आती है। यानी पिछले दौरे हुकूमत कपास और किसान और ज़राअत इन तीनों को इग्नोर करता रहा और आज भी वही लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं जो कि गन्ना के साथ गन्ने की फसल को लेकर आए और एक माफिया के तहत लेकर आए, क्योंकि उसके अंदर रिबेट और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। फिर भी हम उससे हम अपनी मुल्क को फायदा नहीं दे सकते, हमारी मुल्क की जरूरियात पूरी नहीं कर रहे। प्रॉब्लम सर ये बताइए कि इतना सारा कुछ करने के बाद ये कार्टेलाइजेशन जो है इसको हम कैसे करें? जैसे चाइना में एक जमाने में कार्टेलाइजेशन बंद कर दी थी और फिर अब कार्टेलाइजेशन अच्छी होना या बुरी होना ये इकोनॉमिक टर्म्स है, हम इसके बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारा कार्टेलाइजेशन से भी ज्यादा माफिया का जो जोर है वो ज्यादा है। मिडल मैन, डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलती और वो चंद इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े शुगर मिल मालिकान के साथ मिले हुए हैं और मामलात कुछ इस तरह से जा रहे हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती रही, मैं कहूँगा कि पिछले 20-25 साल में मिनिमल, बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। छोटे छोटे प्लांट्स यकीनन ज़रूर लगे हैं, पर हमने कोई यहाँ कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की कि हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। हम चीज़ों के पुर्जे मंगा के और उनको जोड़ के और आगे भेजते रहे हैं। कंज्यूमर सोसाइटी हमारी तो देखें ना, स्टील मिल हमारी बुनियाद थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की और 1987 में वो मारिज़ वजूद में आई और फिर पिछले 4-5 साल से इसको बंद भी कर दिया गया। ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमने बेसिक और हैवी इंडस्ट्री की तरफ हम नहीं आ सके। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 69 में पहली स्टील मिल लगाई और वो 25 से 30 मिलियन टन चला गया। अच्छा। उसने 25 मिलियन कार वो मैन्युफैक्चर करता है और पहली उसने कार सन 1979 में की। मैं जापान की नहीं बात कर रहा, मैं नॉर्थ अमेरिका की नहीं कर रहा, मैं यूरोप की नहीं कर रहा, मैं एक मुल्क जो 1960 में हमारे बराबर था, 1960 में हमारा 5 ईयर प्लान लेकर गए थे रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लोग, और आज उसके देखे मैंने आपको 2 फिगर उनके दिए हैं कि वो 25 लाख 2.5 मिलियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है 100%, इंक्लूडिंग कंबस्टन इंजन। हम नहीं बनाते कंबस्टन इंजन। और उसके अलावा उसकी जो स्टील इंडस्ट्री है वो तकरीबन 25 मिलियन टन तक चली गई। हमारे पास 1 मिलियन टन की स्टील मिल थी जो हमने बंद कर दी। ये होता है तरीकाकार अगर मुल्कों के। और आपने जो बात की टेक्नोलॉजी की, मैकेनाइजेशन की, आज चाइना को आप देखें,
वो कहाँ से कहाँ चला गया। आज उसके जो ड्रोन्स हैं एग्रो इंडस्ट्री में, उसको जो वो हर किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ कितनी फर्टिलाइजेशन करनी है, कहाँ उस पेस्ट की ज़रूरत है, कितने मॉइस्चर की ज़रूरत है, पानी की, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड फार्मिंग में चले गए। हम अभी तक बहुत प्राइमरी इश्यूज पे ही बैठे हैं क्योंकि हमने नॉलेज बेस्ड अभी तक अपने एग्रो इकोनॉमी को नहीं बना सके, हम अपनी इंडस्ट्री को भी नॉलेज बेस्ड नहीं बना सके माजरत से, और हम एक ट्रेड नेशन बन गए। अब आप देखिए पिछले 7 साल से हमारी एक्सपोर्ट 24-25 अरब डॉलर से नहीं बढ़ सकी, ऑलमोस्ट स्टैटिक है, 3-4% ग्रोथ रेट होती रही है। जो भी वजूहात हैं, हकायक तो ये है। Exactly. तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर में हमें बुनियादी तौर 3 या 4 चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी होगी, और दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो। नंबर 1, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और ये हमारा 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा जो एक मेन फंक्शन है वो रिसर्च है। हमारे पास 2-3 रिसर्च बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल है, NARC है, और हमारे उनके आगे नीचे बहुत से रिसर्च काम कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके भी अपने अपने रिसर्च सेंटर्स बहुत हैं कि उनकी क्वालिटी हम रिसर्च करें, वो रिसर्च करें जो अप्लाइड भी हो, जिसको हम अप्लाई कर सके, उस पर अमल दरामद वो काश्तकार तक जाए, और फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी हो। जो चीज़ हम बीज बना के देते हैं उसकी प्योरिटी हो, नंबर 1, खालिस चीज़ हो, और दूसरा कि उसकी पैदावार में इजाफा हो, और फिर वो रेजिस्टेंट हो जो ये हमारे कीड़े और पेस्ट्स हैं उनके अगेंस्ट। तो इस चीज़ के लिए वक्त लगता है, ये जादूगरी नहीं है। इसमें आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए, बेहतरीन इदारों से हम नॉलेज हासिल करके आए। मुझे एक बात की खुशी है कि पाकिस्तान के बहुत से अब यूथ, पहले तो हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका यूरोप जाते थे, अब हमारे तकरीबन 20 से 30 हज़ार साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट चाइनीज़ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी नॉलेज हासिल करने के लिए गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ये लोग वापस आएंगे, और कुछ तो आ भी चुके हैं, कि हमारे यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं हमारी बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए शोबे में हो, और हमारे जो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, अब हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 2.7 2.8% थी, इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में 3-3.5% होगी। मेरी ये ख्वाहिश होगी, और हमारे महकमे की, हमारी वजारत की, हमारे जो माहिरीन हैं, कि इसको हम लेकर 4 से 5% पे अगर हम ले जाते हैं, तो जैसे आपने कहा उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बड़ी ज़बरदस्त है ज़राअत की। हम रॉ मटेरियल भी देते हैं, और अगर हम हाई वैल्यू की तरफ चले जाएं, हम अपने फ्रूट और वेजिटेबल, फिर लाइफ स्टॉक जो है वो 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है ज़राअत को। हमारे पास जो बड़े एनिमल्स हैं, जिसमें ये भैंस है, बफलो और काउज हैं, गाय, तो ये तकरीबन 80 से 85 मिलियन हमारे पास हैं। अगर इनकी हम कैपेसिटी मिल्क प्रोडक्शन की, मीट प्रोडक्शन की बेहतर कर दें, और उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत एक मंसूबा बनाया है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए जो कैपेसिटी है दूध देने की इन एनिमल्स की हम बढ़ाएं। फिर उसकी रिसर्च हो रही है कि फीड जो है, अल्फाल्फा है, बरसम है, जवार है, इसकी जो पैदावार है और उसमें जो न्यूट्रिशन है उसमें हम इजाफा करें। इसके साथ फिर उसकी जो एनिमल हेल्थ स्कीम्स है, जो वैक्सीन है हमारे पास, वो सिर्फ 10% अवेलेबल है। हमें चाहिए कि हम फुट एंड माउथ डिजीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चाइना के साथ मिलकर 2-3 साल पहले बहावलपुर डिवीजन को मार्क किया गया था, और वहाँ ये मंसूबा हमारा चल भी रहा है कि उसको फुट एंड माउथ डिजीज से बिल्कुल ख़त्म किया जाए या मिनिमाइज किया जाए। फुट एंड माउथ डिजीज के ऊपर हम कंट्रोल कर जाते हैं सारे मुल्क के अंदर, और कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अगले 3 से 5 साल में हम ये कर जाएं वैक्सीन के जरिए। बल्कि सर अभी हमारी खबर आई है, जो होगी अभी रिसेंटली एक खबर भी आई और प्रोडक्शन में, इसमें अभी खबर भी आई कि कराची में सर एक इजाफा होगा, मरकज कायम किया और हम वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर सकेंगे। फिर हमें ये चाहिए कि जो हमारी वैल्यू एडिशन है, हम चीज़ों को प्रोसेस नहीं करते, हम वैसे ही बेचते हैं। फ्रूट्स को आप ले लें, मैंगो को आप ले लें, और सिट्रस, ये हमारे 2 मेजर फ्रूट्स हैं। इस दफ़ा हमने मैंगो एक्सपोर्ट
में तकरीबन 12% इजाफा किया, इसके बावजूद कि कोविड भी था। हमारे एक्सपोर्टर्स कहते थे कि नहीं जी पिछले साल के टारगेट्स नहीं मीट करेंगे, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसको उसमें इजाफा किया। सिट्रस में अभी तक जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 22 से 24% अब तक बढ़ चुकी है। और डर्ट में सर डर्ट का भी इंक्रीज आया है, डर्ट में से जो आपका बाय प्रोडक्ट है उसका भी $200 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो रही है कि अगर हमारे यहाँ तो आप ये बताइएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ जो कम होती है उसमें हम इजाफा करें और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स के उनको हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। ठीक है सर। डॉक्टर हसनैन, रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की, चीन के बारे में भी बात हुई। चीन की इतनी बड़ी आबादी है जिसको खुराक मुहैया की जा रही है, बिकॉज चीन बहुत तरक्की कर रहा है, तो हम उनका मॉडल रेप्लिकेट क्यों नहीं करते, अडॉप्ट क्यों नहीं करते? ड्रिप इंजीनियरिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अच्छा, ये आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस रेलेवेंट क्वेश्चन टू ऑनरेबल मिनिस्टर फ़खर इमाम साहब, लेकिन उससे पहले मैं अभी सर आपके साथ शेयर भी करता चलूँ और आपके साथ डॉक्टर साहिबा कि अभी कराची के अंदर सर इसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया, वो आपकी बिल्कुल आपकी फूड ये प्रोसेसिंग के लिए ये बड़ा अहम है। यानी सी पैक के अंदर अब वो जो चाइना है वो बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट लेना चाह रहा है। अब हमने रिस्पॉन्स देना है और हमने रिस्पॉन्स एक्शन देखना है कि ये क्या है। दूसरी एक और बात जो अहम बात है वो एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात हुई है, उसमें फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बात हुई है। सिचुआन का सर मैं केस आपके साथ डिस्कस करता हूं, बल्कि आपसे मैंने एक रिपोर्ट भी अभी शेयर की कि 1.5 अरब की सोसाइटी को उन्होंने अभी पिछले दिनों हर साल वो 70 लाख लोगों को गुर्बत से निकाल रहे हैं। अभी उन्होंने पॉवर्टी इरेडिकेशन का पूरा साल मनाया और इसको प्रेसिडेंट शी जो हैं वो इसको खुद देख रहे हैं और सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। आपने जिस तरीके की बात की आप उसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और मैं ये जानता हूं कि आपने मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ, मुझे लगता था कि मैं चाइना के बारे में ज़्यादा जानता हूं, लेकिन जब मैंने आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर और आपकी स्ट्रक्चरिंग के ऊपर और आपकी जो मैंने इसकी स्टडी देखी तो मुझे खुद हैरानगी हुई। और मैं चाहूँगा कि इस पर मैं बात करूं, बल्कि आप बात कीजिए कि आप कैसे देखते हैं कि इसमें कोई मजायका नहीं। जब 30 साल पहले जब गुर्बत की गहराइयों के अंदर चाइना था तो उसने रेप्लिकेट करते हुए रशिया से अपना सारा का सारा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का सिस्टम रेप्लिकेट किया था। अगर आज हमारे देखें कि हमारा 81 मिलियन वहां की एक सिचुआन है, एक प्रोविंस, उसके प्रोविंस के अंदर कई ऐसे प्रोविंसेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से एसोसिएट हैं, यानी उनकी अर्निंग्स आर बेस्ड ऑन देयर एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के ऊपर बेस करती हैं। चाइना अगर सर निकल सकता है, और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्ट्रेटेजिकली 20-25 हज़ार लोग भी हमारे आ रहे हैं। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूं कि जो एग्रीकल्चर में वहां से साइंटिस्ट पढ़कर आ रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो पढ़ाने के बजाय इसको टेक्निकल फार्मिंग की तरफ आए। लोगों को पाकिस्तान के अंदर फार्मिंग नहीं आ रही, और आपने देखा होगा कि अगर 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, जितनी भी जमीन है, लोग इस चीज को शर्म महसूस करते हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर फार्मिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स बनाने के बजाय वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नौकरियां ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हम सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते। सर इसके बारे में आप एक जरा थोड़ा सा हिस्टोरिक व्यू बताइए कि चाइना कैसे तब्दील हो गया। सर डेन शाओपिंग की भी बात हो सकती है, वहां से हटकर चाइना एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की तरफ आ रहा है और आज वो लीड करता नजर आता है और पाकिस्तान के साथ वो बहुत सारे मुआहदे करना चाहता है, और यकीनी तौर पर आप इसको बहुत गौर से देख रहे हैं और आपने कई मुआहदों पर नजरसानी की भी है। सर काइंडली इसके बारे में बताइए। मेरी जो चाइना की हुकूमत है, उनके जो यहाँ साबका सफ़ीर रह के गए वो 13 साल पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात तैनात थे और ज़िम्मेदारियाँ संभाली हुई थी। उनके बाद जो अब साहब तशरीफ़ लाए, हमसे भी मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं। हम तो चाह रहे हैं कि हम चाइना के साथ बहुत क्लोजली काम करें, और जैसे आपने कहा चाइना के जो एक मैं समझता हूँ मौज़ाना तौर पर उनकी एक एडवांसमेंट हुई है, उनकी जो तरक्की हुई है ये दुनिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 10 से 13% पे उन्होंने फास्ट रेट ग्रोथ किया, और उसमें ये जो बुनियादी तौर पर ज़राअत का जो शोबा था इसमें इतनी तेज़ी से तरक्की हुई कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसमें उन्होंने ये टेक्नोलॉजीज़ अपनाई, मैकेनाइजेशन के ज़रिए वो आगे गए, और फिर उसमें जहाँ भी साइंस और टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए
اور دوسرے جو طریقہ کار انہوں نے استعمال کیے تھے کہ پانی کا، پھر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے ڈیمز بھی بنائے کہ اسٹوریج ڈیمز بنائے، پھر ڈسٹریبیوشن سسٹمز ایسے بنائے، آن فارم واٹر مینجمنٹ سسٹمز اتنے ہونہار طریقے سے کیے کہ کاشتکار جو تھا کہ اس کی جو پیداوار تھی اس میں ہر وقت اضافہ ہوتا گیا. اور جیسے آرٹیفیشل انسیمنیشن کے ذریعے انہوں نے اپنے پورے کے پورے جو سٹاکس تھے کیٹل کے وہ تبدیل کر دیے اور ان کی کوالٹی بھی تبدیل کر دیے. اور پھر ریسرچ کے ذریعے انہوں نے اپنی سیڈ ٹیکنالوجیز جو تھیں ان کو ورلڈ سٹینڈرڈز پہ وہ لے آئے. اور وہی اگر ہم کچھ حد تک ان کا جو ایمیولیٹ کر سکتے ہیں وہ جو یہ فاسٹ ٹریک ٹیکنالوجیز ہے، پھر اس کے لیے پھر ہمیں لوگ، پھر آپ نے کہا کہ ہمارے جو یوتھ آ رہی ہے، جی ہاں بالکل، بلوچستان ہمارا فیوچر ہے. اور بلوچستان کے اگلے دن سینئر لوگوں کے ساتھ میری آن لائن بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے مختص کر دیا 4 ضلع بلوچستان میں جہاں بھی آپ نے آرگینک فارمنگ کی بات کی. ہمارے ہاں بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں شریف صاحب، وہ آرگینک فارمنگ میں بہت یہاں پریکٹیکل فارمز پہ انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے. اور اس طرف ہم نے بھی یہاں اپنی وزارت میں اور صوبائی حکومتوں کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آرگینک فارمنگ کی طرف بھی ہم آگے آئیں، جہاں کہ یہ استعمال جو ہے کیمیکلز کا یہ نیگلیجبل ہو یا ہو بھی نہ، اور اس میں پیداوار میں بھی بہت اضافہ ہو. بالکل، یہ بہت ضروری سٹیپ ہے. اور اگر خاص طور آرگینک فارمنگ یہ کاٹن پروڈکشن میں آ جاتی ہے بلوچستان میں، اور تھوڑا سا چائنیز کمپنی نے کام بھی شروع کیا پچھلے 1-2 سال سے وہاں ہماری اپنی کمپنیوں کے ساتھ مل کر، پر وہ بھی لمیٹڈ سکیل پہ ہے. جس دن یہ میڈیم یا لارج سکیل پہ ہو گیا جیسے چائنا نے خود کیا تھا پچھلے 3-4 ادوار میں، تو میرا خیال میں ہمارے یہاں ایک دم آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی سے یہاں ایک ترقی ہونی شروع ہو جائے گی. وہ ایک وہ پہلو تو ضرور ہے کہ پر ہماری جو سائز آف فارم ہے پاکستان کا وہ بدقسمتی سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارا ایوریج سائز آف فارم جو ہے، کیونکہ ہماری آبادی بہت تیزی سے باقی 3 صوبوں میں بڑی ہے، اور اس کی وجہ سے 8 سے 9 ایکڑ ہمارا ایوریج فارم سائز ہو گیا. پر اس کے باوجود کوشش ہماری یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ایکسٹینشن سروسز ہیں وہ آن لائن انفارمیشن دے ہمارے کاشتکار کو. آج کل تو ہر کاشتکار کے پاس موبائل ہے، اور وہ کوئی سوال کرے تو وہ بیکورڈ بھی پوچھ سکے جو ہمارے ماہرین ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ فوری طور میں اس کی کیا کروں. اور اس قسم کی جب ماڈرنائزیشن انفارمیشن فلو بھی شروع ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ، اور یہ ان سسٹمز کے تحت ہم اب جا رہے ہیں، اور بہت جلدی ہمارے ہاں پورٹلز بن جائیں گے. اور وہ کاشتکار جن کو ضرورت ہے ہر چیز کی، حکومت کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ ان تک سبسڈی پہنچے. جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ وہ سبسڈی آگے پیچھے ہو جاتی تھی، اور یہاں تو ہوتا یہ رہا کہ اس میں بھی میرے خیال میں شوگر انڈسٹری کو، کیونکہ شوگر انڈسٹری کی بیشتر اوقات جو ہماری مقامی قیمت ہوتی تھی وہ انٹرنیشنل قیمت سے عموماً زیادہ ہوتی تھی، اور جب یہاں پروڈکشن زیادہ ہوتی تھی تو پھر یہ سبسڈی حکومت سے لے کے ایکسپورٹ کرتے تھے کیونکہ قیمت یہاں زیادہ تھی، ورنہ وہ کون باہر خریدے گا. یہ تو ہوتا رہا پاکستان میں. کپاس کو کبھی سبسڈی نہیں دی گئی، کپاس ہمیشہ انٹرنیشنل پرائس سے کمپیٹیٹیو رہی ہے. یہ فرق رہا ہے کپاس اور شوگر کا، جو ایک فکرے میں نے آپ کو اس کا موازنہ کر دیا. شوگر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لاسٹ کوئی کویسچن اگر پوچھنا چاہیں فخر امام صاحب سے. جی ہاں سر، یہ ٹائم کی کمی ہمارے آڑے آ گئی. آپ کے ساتھ اتنی الیبوریٹو گفتگو ہوگی، اور میرا خیال میں کہ پالیسی میکرز ہیں اور باقی جو تمام صوبے ہیں ان تک بھی آپ کا پیغام چلا گیا. میں اس چیز کا وٹنس ہوں، میں نے خود سے اس کو میں عینی شاہد بھی ہوں. میں نے آپ کی منسٹریز میں دیکھا بھی ہے، آپ کی کنسرن منسٹری میں جتنے چھوٹے ٹائم کے اندر، ریکارڈ ٹائم کے اندر آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق زراعت کو کافی تیزی سے فارملائز کرنے کی اور اسٹریٹجائز کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آپ نے کام کیا. میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی آبویسلی انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں بھی اس کے اوپر ڈیٹیل کریں گے، لیکن سوال یہ ہے سر کہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کسان ہیں ان کے لیے کیا میکنائزیشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا؟ آخری پیغام اپنا ویژن کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ پلیز بتائیے گا جلدی سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس متعلق. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میکنائزیشن ہے اس میں لینڈ لیزر کے ذریعے لینڈ لیولنگ
ने एक चीज़ हमें दिखा दिया है, और बहुत से काश्तकार लैंड लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस हद तक हम कर सकते हैं यकीनन करें, उससे जो आपकी एप्लीकेशन होती है हर चीज़ की वो बराबर होती है, और उसमें 2% से लेकर 20% फ़ायदा होता है काश्तकार को यील्ड पर एकड़ में। तो एक तो हम जिस हद तक कर सकते हैं लेज़र लेवलिंग का इस्तेमाल करें, वो इतना महंगा भी नहीं है, उसमें 50% तो हुकूमत भी दे रही है, और जो हमारे आम काश्तकार हैं वो अपनी तंजीमें बनाएं, और उन तक हम पहुंचना चाहते हैं, उनकी जो मयार ज़िंदगी है उसको हम बुलंद करना चाहते हैं, उसको हम बेहतर करना चाहते हैं कि उनकी पैदावार में इजाफा हो और उनके घर में दौलत आए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर हसनैन। बहुत मुफीद गुफ्तगू रही फ़खर इमाम साहब से और डॉक्टर हसनैन जावेद के साथ। हमने डिस्कस किया कि ज़राअत को सिर्फ मईशत की रीढ़ की हड्डी कह देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस रीढ़ की हड्डी को और किसान को तक़वियत फराहम करना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। जिस तरह एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बॉडी का वेट उठा सकती है, इसी तरह हमारी ज़राअत भी हमारी मईशत को ऊपर उठा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़राअत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।